सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट साथियों, आज हम इस भाग 3 वीडियो में कानून और व्यवस्था की जानकारी अपडेट करेंगे और इसकी मेजर थीम रहेगी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, हमने पार्ट 1 में सीआरपीसी के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। पार्ट 2 में आईपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं और पार्ट 3 में चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के जोनल मजिस्ट्रेट के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान महत्वपूर्ण है, तो कानून और व्यवस्था बनी रहे, चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो, और अपराधों के बारे में आपको मैं बता दूं कि अपराध 2 प्रकार के कारित होते हैं। एक कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, जिसमें जांच अधिकारी बिना वारंट के, गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं, पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना आवश्यक होता है। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें जांच अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। चुनाव में भ्रष्टाचरण, निर्वाचन संबंधी कोग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें सुसंगत कानून बने हुए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 है, इंडियन पेनल कोड है आईपीसी 1860 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट आरपी एक्ट 1951 बना हुआ है। तो इसमें भ्रष्टाचरण के बारे में अलग अलग धाराएं, पार्ट 1 में हम दंड प्रक्रिया संहिता 73 की धाराएं जो ये आपके है उसमें बिल्कुल अपडेट जानकारी प्रदान की जा चुकी है। पार्ट 2 में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा विस्तार से की। और अब ये जो आपके आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का एक्ट है, उसमें धारा 123, फिर 125 से लेकर के 136 तक, इन कहने का मतलब है 123 से 136 तक की जो धाराएं हैं वो ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा अपराध है, कानून और व्यवस्था के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा। भाग 7 है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भाग 7 है और अध्याय पहला है, और इस अध्याय का नाम होगा भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध। भाग 7 में 123 से लेकर के 136 तक हम बात करेंगे कि भ्रष्ट आचरण क्या है, निर्वाचन अपराध क्या है। तो इस अध्याय में बात करेंगे भ्रष्ट आचरण, और फिर भ्रष्ट आचरण के तहत आईपीसी और सीआरपीसी में कौन कौन सी धारा हैं उसका विस्तार से ये हमें नॉलेज होना चाहिए। रिश्वत, अर्थात ये आपके आईपीसी में 171 में रिश्वत का है वर्णन है। 171 कंप्लीटली चुनाव से संबंधित धारा है। किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जो भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्तावना या वचन जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष ये उद्देश्य हो कि किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने, या अभ्यर्थी वापस लेने या न लेने, कि भाई आप ये वापस फार्म उठा लो नॉमिनेशन, या आपको उठाना नहीं इस बाबत ऐसा कह दे, या किसी को मत देने या मत से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, अथवा जो व्यक्ति के लिए इस बात से कि वह इस प्रकार खड़ा हुआ है या नहीं, वह
उसने अपनी जो अभ्यर्थता है ये वापस ले ली है या नहीं ले ली है। किसी निर्वाचन के लिए इस बात को कि उसने मत दिया है या मत देने से विरत रहा है, इनाम के रूप में हो, ये बातें हो। दूसरी है किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होना या खड़े नहीं होने, या अभ्यर्थी वापस लेने या वापस नहीं लेने, या किसी व्यक्ति द्वारा चाहे जो कोई हो स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान से विरत रहने, या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थीता वापस लेने या नहीं लेने उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने, चाहे हेतु के रूप में हो या इनामवत कोई पारितोषिक प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना, ये अपराध है। अब यहाँ जो पारितोषण शब्द है उसका धन रूपी पारितोषण में या धन में प्राक्कलनीय पारितोषण तक की निर्बंधित नहीं है। इसके अंतर्गत सब रूप में, जैसे मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप में नियोजन आते हैं, किंतु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्यय के लेखे के सम्यक रूप से प्रविष्ट किन व्ययों के संदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर निर्वाचन व्यय में कोई बात आती है तो वो पारितोषण नहीं होगा, बाकी बिल्कुल ये पारितोषण माना जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। अंडू इफेक्ट अपन ने पढ़ा था, ऐसे में एक असर डालना, आईपीसी में पढ़ा। ऐसे में एक असर डालना अथवा किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति सेठ किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न करना। इस खंडन के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथा निर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो किसी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबंध है, किसी प्रकार की क्षति जिसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार है, किसी जाति या समुदाय से बाहर करना, निष्कासन आता है या पहुंचाने की धमकी देता है, किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को ये विश्वास करने के लिए कि उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबंध है देवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, ये समझा जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खंड के अंदर हस्तक्षेप करता है। ये बात आईपीसी में भी आई थी। लोक नीति की घोषणा और लोक कार्यवाही का वचन किसी वैध अधिकार या प्रयोग मात्र जो निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अंदर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। किसी व्यक्ति के धर्म, ये देखो वापस आईपीसी की बात आती है, 153 वाली बात है धारा। किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उसकी जुदाई या राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज या सांप्रदायिक संप्रतीक का उपयोग या दुआई, परंतु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आवंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजन के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना। किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या उसके अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाविताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा
या उसके कर्म का प्रचार करना या उसका गौरवान्वन करना। तो ये जो सती प्रथा है इसका भी कानून बना हुआ है। सती कर्म और सती कर्म के संबंध में गौरवान्वन कर्म से वही अर्थ होंगे जो सती निवारण एक्ट बना हुआ है 1987। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत शील आचरण के संबंध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थता या अभ्यर्थता वापस लेने के संबंध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो उसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है। धारा 25 के अधीन उपबंधित किसी भी मतदान केंद्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा 1 के अधीन नियत स्थान को या से स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुंब के सदस्य या अभिकर्ता से भिन्न किसी निर्वाचक के मुक्त प्रवरण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा या भाड़े पर लाना, प्राप्त करना अथवा ऐसे यान या जल का उपयोग करना, परंतु निर्वाचक और निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से प्रचालित न होने वाला तो ऐसे यान और जलयान के भाड़े के लिए जाने की बाबत ये नहीं समझा कि वो भ्रष्टाचारण है, परंतु ये भी कि किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने और वहाँ से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत ये नहीं समझा जाए कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्टाचरण है। तो इस खंड में यान का वही है जो अपने सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे यांत्रिक शक्ति हो या अन्य हो, अन्य को खींचने के लिए भी इसका उपयोग में लाया जा सकता है। धारा 77 के उल्लंघन में वह उपगत करना या प्राधिकृत करना किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं हो, निम्नलिखित वर्गों में से जैसे राजपत्रित ऑफिसरों हैं, सामलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों हैं, संघ के सशस्त्र बल के सदस्यों हैं, पुलिस बल के सदस्यों हैं, उत्पाद शुल्क ऑफिसरों हैं, राजस्व ऑफिसर जो लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात राजस्व ग्राम ऑफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू राजस्व संग्रहित करना है, जिसको पारिश्रमिक अपने द्वारा संग्रहित भू राजस्व की रकम के अंश या उसके कमीशन पर मिलता है, किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जैसे विहित किए जाएं। निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग में से किसी वर्ग के में या किसी व्यक्ति के अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावितों को अग्रसर करने के लिए मत देने से अन्यथा कोई सहायता अभ्यर्थी या अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपप्राप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपप्राप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना, परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वक्तों किसी वर्ग में, परंतु सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कोई कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन और तात्पर्य निर्वहन में, चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारण कोई इंतजाम करता है, कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है, तो ऐसा इंतजाम, सुविधा, कार्य या बात अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत ये ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, इस धारा के अंतर्गत अभिकर्ता पद के अंतर्गत आते हैं।
किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है तो खंड 7 के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाए कि उसने अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है। खंड 7 के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य विधि से किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है, या किसी राज्य सरकार की सेवा में कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पद त्याग, सेवा के परिवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन, ऐसी स्थिति, ऐसी नियुक्ति, पद त्याग, सेवा के परिवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चयक सबूत होगा, और जहाँ यथा स्थिति ऐसी नियुक्ति, पद त्याग, सेवा के परिवसान, नियुक्ति, पदच्युति या सेवा के हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है, वहाँ इस तथ्य का भी निश्चयक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उस तारीख से नियुक्त किया गया था। पद त्याग, सेवा के परिवसान, पदच्युति, सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उस तारीख से उस सेवा में नहीं रहा था। खंड 8 के प्रयोजनों के लिए बूथ का बलात् ग्रहण का वही अर्थ है जो धारा 135 के में है। तो इस प्रकार जो आपके पूरी की पूरी 123 जो धारा है ये इतनी विस्तृत है, और इसकी जो मंशा है कि भाई रिश्वत किसे कहते हैं, और रिश्वत के संदर्भ में पूरी की पूरी बात है वो इसके अंतर्गत बताई है। रिश्वत क्या है या भ्रष्ट आचरण क्या है, पूरी की पूरी आपको भ्रष्ट आचरण की जो डिटेल्स है इसके अंदर मिली है। अब अपन बात करेंगे 125 धारा क्या कहती है। जैसे ही भ्रष्ट आचरण के संबंध में बात आती है तो आप बिल्कुल भ्रष्ट आचरण में 123 का ही अध्ययन करें। 123 आपके लिए उपयोगी होगी। और अब जब अपन बात करेंगे 100 आरपी एक्ट है, अध्याय अब 3 आ गया। निर्वाचन अपराध कौन कौन से है, देखो उसमें तो है भ्रष्ट आचरण के संबंध में कि कौन कौन से आचरण है वो भ्रष्ट है, और इसके अंतर्गत है निर्वाचन अपराध। 125 धारा 125 निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवित करना, ये आपके आईपीसी में भी आई है। जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवित करेगा या संप्रवित करने का प्रयत्न करेगा तो वे कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। बस क्लियर चीज़ कहती है। अगर इस प्रकार का कोई शत्रुता जो इम्प्रूव करता है तो उसमें ये धारा लागू होगी। 125 के कहती है कि मिथ्या शपथ पत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति। कुछ लोग होते हैं कि इसमें शपथ पत्र में कुछ भी लिख दो, इसमें भी ये अपराध है। कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से यथा स्थिति धारा 33 की उपधारा 1 के अधीन परिदत्त अपने नाम निर्देशन पत्र में या धारा 33 के की उपधारा 2 के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में धारा 33 के की उपधारा 1 से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा या ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, या कोई सूचना छिपाएगा तो तत्समय किसी अन्य विधि से किसी बात के होते हुए भी कारावास जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो ये है, इसका मतलब है कि इस प्रकार के ऑफेंस आते हैं तो 125 के में कार्रवाई होगी। फिर है 126 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिषेध है। कहने का मतलब है ये जो आचार संहिता रिलेटेड बात है, कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की, या मतदान समाप्ति का टाइम लिखा है
तो उससे पहले के 48 घंटे आप गिन लीजिए। कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा और जुलूस भी नहीं बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविज़न या वैसे ही अन्य जो साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा में निर्वाचन संबंधी बात पद से अभिप्रेत कोई ऐसी बात जो निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसको प्रभावित करने के लिए आशित या प्रकल्पित है। अब बात आती है 127 निर्वाचन सभाओं में उपद्रव। जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके संबंध में यह धारा लागू है उस कारोबार के व्यवहार को निवारित करने के लिए प्रयोजन के लिए जिसके लिए वे सभा बुलाई गई है विशृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्युक्त करेगा, वे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 1 के अधीन दंडनीय अपराध ये संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है सभाओं में उपद्रव करने वालों के ऊपर संज्ञेय अपराध है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है तो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाले इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है निर्वाचन क्षेत्र में की गई है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा 1 अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उसे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वे उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वे तुरंत अपना नाम और पता बताए। यदि वे व्यक्ति अपना नाम और पता बताने इनकार करता है या बताने से असफल रहता है या यदि पुलिस ऑफिसर उसकी बाबत युक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता बताया तो पुलिस ऑफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके सीआरपीसी के प्रावधान आगे 109 ये आपके 110 वहाँ की बात है। 127 के पुस्तिकाओं पोस्टर आदि के मुद्रण पर निर्बंधन। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पत्ते नहीं हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा न कराएगा जिसमें वे उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित या ऐसे 2 व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हो अनुप्रमाणित द्विप्रति घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा न ही मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की 1 प्रति दस्तावेज की 1 प्रति के सहित उस दशा में जिसमें कि वे राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्त समय के भीतर भेज देगा। ये प्रेस रिलेटेड बात है। इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है ये समझा जाएगा वह मुद्रण है और मुद्रक पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूल प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका पर्चा या अन्य दस्तावेज
या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किंतु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या अभिकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्ले कार्ड या पोस्टर इसके अंतर्गत नहीं आता। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास की हो सकेगी, जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा। अब बात आती है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना। ये धारा जो आरपी एक्ट की धारा है 128 कहती है कि ऐसा आर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उसकी गणना करने से सशक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा। ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संशोधित करने के सिवाय संशोधित नहीं करेगा। परंतु इस उपधारा के उपबंध ऐसे ऑफिसर, लिपिक या अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन में किसी कर्तव्य का पालन करते हुए लागू नहीं होंगे। जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास जिसकी अवधि 3 मास की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी है। अब है निर्वाचनों में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे। जो कोई जिला निर्वाचन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या जिला या निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी या मतदान ऑफिसर या ऐसा ऑफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से सशक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है, वे निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन में मत देने से भिन्न कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाविताओं को अग्रसर करने के लिए नहीं करेगा। यथापूर्वक कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का और न ही किसी व्यक्ति को निर्वाचन में मत न देने के लिए मनाने का और निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने से किसी रीति के असर डालने का प्रयास करेगा। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंध उल्लंघन करेगा, वह कारावास जो 6 मास का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और ये अपराध है वो संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकते हैं। अब बात आती है मतदान केंद्रों में या उसके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध। ये मत संयाचना कहाँ कहाँ नहीं की जा सकती, ये आरपी एक्ट की धारा 130 कहती है कि कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को जिसको या जिनको किसी मतदान केंद्र में मतदान होता है, मतदान केंद्र के भीतर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य नहीं करेगा। अर्थात मतों के लिए जैसे संयाचना करना, 100 मीटर की जो है बाउंड्री, उसमें मत संयाचना नहीं हो सकती। किसी निर्वाचक से उसके मत को याचना करना, किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना कि वोट ही मत दे तो, या इस कैंडिडेट को वोट मत दे, या मेरे को वोट दे। निर्वाचन के संबंध में शासकीय सूचना से भिन्न कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना, हाँ ये भी प्रदर्शित नहीं कर सकते 100 मीटर में। कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय है। और इस धारा के जो अपराध है वो संज्ञेय है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। अब बात आती है मतदान केंद्रों में या उसके निकट विशृंखल आचरण के लिए शास्ति क्या है। कोई व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केंद्र में मतदान होता है, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक सूचना या प्राइवेट स्थान पर न तो उपयोग में लाया जाएगा न चलाया जाएगा, और न मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विशृंखलता से
ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा। कि मतदान के लिए मतदान केंद्रों में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, या मतदान केंद्र में कर्तव्य विरुद्ध ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो। जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझ सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वे कारावास से जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से ये दंडनीय होगा। यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस ऑफिसर उससे गिरफ्तार करेगा। ये पीठासीन अधिकारी को भी पावर है। मतदान के दौरान कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा, ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उपधारा 1 के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अपगृहित कर सकेगा। तो ये आपकी धारा 131। अब 132 में मतदान केंद्र के औचार के लिए शास्ति। जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं औचार करता है या पीठासीन ऑफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, या पीठासीन अधिकारी या कर्तव्य विरुद्ध कोई पुलिस ऑफिसर या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केंद्र से हटा सकेगा। उपधारा 1 के अंदर प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त नहीं की जाएगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक जो मतदान केंद्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केंद्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो मतदान केंद्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय, और ये अपराध है वो संज्ञेय है। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। 132 मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति। कोई व्यक्ति जिसे मतपत्र जारी किया गया मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इनकार करता है, तो उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द। कई कुछ लोग कहते हैं बैलेट इश्यू कर देते हैं, कहते हैं मैं तो वोट नहीं दूंगा, या वो आनाकानी करते हैं। तो ऐसे लोगों का मतपत्र है वो अगर विहित प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करते हैं तो उनका मतपत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा। निर्वाचनों में प्रवेश के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड 5 में विनिर्दिष्ट है, तो वो कारावास जिसकी अवधि 3 मास की हो सकेगी, जुर्माने से या दंडनीय। कहने का मतलब है कि ये जो मतदाताओं को किराए की गाड़ियों में भर के लाते हैं उसके संदर्भ में, तो इसमें भी 3 महीने की जेल है, जुर्माना है, दंड है। निर्वाचनों से सशक्त पद्य कर्तव्य भंग। यदि कोई व्यक्ति जिससे यह धारा लागू है अपने पद्य कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोभ का युक्तियुक्त हेतु के बिना दोषी होगा, तो वह जुर्माने से जो 500 रुपये का हो सकेगा, दंडनीय है। ये अपराध है वो संज्ञेय अपराध होगा। किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी। कहने का मतलब है कि पद्य कर्तव्य कोई भंग करता है तो वो भी निर्वाचन में अपराध है। वे व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर, मतदान ऑफिसर और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थी वापस लेने या निर्वाचन मतों का अभिलेख करने या गणन करने से सशक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा पद्य कर्तव्य पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजन के तदनुसार लगाया जाएगा, किंतु इसके अंतर्गत वे कर्तव्य नहीं होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा यह अधीन आरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है। अब 134 की धारा ये कहती है आरपी एक्ट की
कि निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी लोक सेवकों के लिए शादी। कहने का मतलब है सरकारी जो लोक सेवक है वो न तो निर्वाचन अभिकर्ता बन सकते, न मतदान अभिकर्ता बन सकते, न गणन अभिकर्ता बन सकते। अगर ये बनते हैं तो कारावास जिसकी अवधि 3 मास की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से ये दंडनीय होंगे। 134 के मतदान केंद्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध। रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर से या मतदान केंद्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से जो मतदान केंद्र पर कर्तव्य रूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के दिन, मतदान केंद्र के आसपास आयुध अधिनियम 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर के नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अगर वो उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो कारावास जिसकी ये दंडनीय होगा। उपधारा आयुध अधिनियम किसी बात को होते हुए जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वहाँ उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध जो उसके कब्जे में पाए जाएं अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिशत की गई समझी जाएगी। उपधारा 2 के अधीन दंडनीय अपराध है वो संज्ञेय होगा। अब ये मतदान केंद्र से मतपत्रों को हटाना ये भी अपराध है। कोई व्यक्ति निर्वाचन मतदान केंद्र से मतपत्र अपराधिकृत रूप से या बाहर ले जाकर या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रण करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा 1 अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो ऐसा ऑफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस ऑफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा। परंतु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस ऑफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा ऑफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। और ये जो अपराध है मतपत्रों वाला, ये आपके दंडनीय अपराध है और ये संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, ये बिना वारंट के गिरफ्तारी है। अब 135 है बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध। जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवा में के किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वहाँ वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। इस उपधारा और उपधारा 20 खे के प्रयोजनों के लिए बूथ का बलात् ग्रहण के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान पदाधिकारियों से मतपत्र या मतदान मशीनों को अभिवर्तित करना या ऐसा अन्य कोई कार्य जो निर्वाचनों में व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या अपने समर्थकों को मत देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना, अन्य को मतदान करने के लिए अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना, किसी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रपीड़ित करना या अभिस्तृत करना, धमकी देना या उसे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मत गणना करने के स्थान का अधिग्रहण करना, मतगणना अधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभिवृत्त कराना और ऐसा अन्य कोई कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है। सरकार की सेवा में
कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या सभी क्रियाकलापों का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलापों में सहायता करना या मौना अनुमति देना, ये जो है दंडनीय अपराध है और ये कोग्जिनेबल है, संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। अब बात आती है मतदान के दिन कर्मचारियों को सेवा वेतन अवकाश की मंजूरी ये रहती है। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, किसी अन्य स्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो अपराध है वो। उपधारा 1, अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। नाम ही सेवा वेतन एक अवकाश है इसको। ऐसा इस आधार पर नियोजित किया जाता है, उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी संदत की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दिशा में दी गई हो। यदि कोई नियोजक धारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसा नियोजक जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकता दंडनीय है। ये धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें लगा हुआ है कोई खतरा या सारबान हानि नहीं हो सकती है। अब बात आती है मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना और न दिया जाना और न वितरण, मतलब शराब की पूर्णतया पाबंदी रहेगी। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान केंद्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में या किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा, न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है, जुर्माने से या 2000 रुपये तक का हो, दोनों से दंडनीय होगा। जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वहाँ स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाए अधिकरण के दायी होंगे, उनका व्यसन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए। अब इसकी जो आरपी एक्ट की लास्ट धारा है, अन्य अपराध और उसके लिए शास्त्य। यदि निर्वाचन में कोई व्यक्ति कोई नाम निर्देशित पत्र कपटपूर्ण विरूपित करेगा या कपटपूर्ण नष्ट करेगा अथवा रिटर्निंग अधिकारी ऑफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना, अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा या नष्ट करेगा या हटाएगा, या किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनियमितता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा। सम्यक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा, सम्यक प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा, किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न जिससे वे डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है कोई चीज़ कपटपूर्वक डाले गए, अथवा सम्यक प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है नष्ट करेगा, लेगा, खोल लेगा या अन्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। यथा स्थिति कपटपूर्वक या सम्यक प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों को करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा। इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति यदि वे रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केंद्र में पीठासीन ऑफिसर या निर्वाचन में संसक्त पद कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य ऑफिसर या लिपिक है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यदि वे कोई अन्य व्यक्ति है तो कारावास जिसकी अवधि 6 मास की हो सकती है, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। देखो, इसमें जो लोक सेवक है उनके लिए अलग है और जो अन्य व्यक्ति उसके लिए अलग है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए
वे व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका ये कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अंतर्गत मतों की गणना आती है या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों या अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात उत्तरदायी रहे, किंतु पदीय कर्तव्य पद के अंतर्गत ऐसा कोई कर्तव्य नहीं होगा जो इस अधिनियम के द्वारा अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित हो। और उपधारा 2 के अधीन जो दंडनीय अपराध है ये आपके संज्ञेय अपराध होगा। तो इस प्रकार हमने तमाम जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसका जो अध्याय है उसकी जो धाराएं हैं 123 से लेकर के 126 तक का वर्णन है, उसको अपन ने विस्तार से समझने की कोशिश की कि किस धारा में कौन सा अपराध वर्णित है, कौन कौन से अपराध होते हैं और इनको किस प्रकार अपराध को रोक सकते हैं, कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है। तमाम जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई गई। अब आपको जो कानून और व्यवस्था के संबंध में जानकारी थी वो आपको पार्ट ए, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी भाग 1, 2, 3 में ये बताई जा चुकी है। ये आपके उपयोगी साबित